सबसे पहले आप यहां पर देखो, इस शेयर की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 989 रुपीज। लेकिन क्या आपको पता है कि मैं इस शेयर को सिर्फ 197 रुपीज में खरीद सकता हूं, जबकि अगर मैं इस स्टॉक को डिलीवरी वाले ऑप्शन में खरीदूंगा तो मुझे पूरे 989 रुपीज ही देने पड़ेंगे। तो अगर मैं एक स्टॉक को डिलीवरी की जगह इंटरडे में खरीदता हूं तो मैं एक शेयर को 5 गुना सस्ता खरीद सकता हूं, या फिर आप यह भी समझ सकते हैं कि मैं सेम पैसे से 5 गुना ज्यादा शेयर्स खरीद सकता हूं। मतलब मेरे पास 1000 रुपए हैं तो मैं 5000 के शेयर्स खरीद सकता हूं, और अगर 1 लाख रुपए हैं तो 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीद सकता हूं। क्यों हमें ये शेयर्स 5 गुने सस्ते दिए जा रहे हैं? और अगर 5 गुना सस्ता दिया जा रहा है तो यहां पर क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ये एक्चुअल में होती क्या है, ये सब कुछ आज के इस कोर्स में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कोर्स भले ही आज आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन अगर इसको पेड कोर्स बना के बेचा जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 15 से 20 हजार रुपए होगी। लेकिन हम आपको ये वीडियो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं ना, तो इसके बाद आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, ये आखिर होती क्या है। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है, और इसमें हम शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं। और यहां पर सबसे बड़ी कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि आपको इन शेयर्स को आज खरीद के आज ही बेचना होता है, फिर चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। यानी अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो शेयर्स आपको 5 गुने सस्ते मिल रहे थे वो इसलिए मिल रहे थे क्योंकि यहां पर कंडीशन ये है कि अगर आपने आज शेयर्स खरीदे हैं तो आज के आज ही आपको उन्हें बेचना भी पड़ेगा। और क्योंकि जब आप आज शेयर खरीद के आज ही बेच देते हैं तो आपको उन शेयर्स की ओनरशिप नहीं मिलती है, इस वजह से वो शेयर्स आपको सस्ते मिल रहे हैं। बस आप उन शेयर्स को खरीदकर प्रॉफिट कमा रहे हैं, और इसी को तो ट्रेडिंग कहा जाता है। अब हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हर एक चीज आपको क्लियर होती हुई चली जाएगी, और वो क्लियर तभी होगी जब आपने पीछे की बातें सुनी होंगी, इसलिए स्किप करके मत देखिएगा। तो इन शॉर्ट, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक दिन के अंदर शेयर खरीदते हैं, एक दिन के अंदर ही उनको बेच देते हैं, और उस टाइम पीरियड में शेयर की प्राइस में जो भी उतार या चढ़ाव आता है उससे आप बेनिफिट कमाते हैं। तो अब ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ये करने का फायदा क्या है? तो सबसे पहला फायदा तो आपको पता ही है कि जहां लॉन्ग टर्म में आपने आज शेयर्स खरीदे हैं आपको कई महीनों में प्रॉफिट होगा, वहीं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप डेली प्रॉफिट कमाएंगे, और डेली लॉस भी हो सकता है, वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी यहां पर आप जल्दी प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं, आपने शेयर्स खरीदे, रात को आपके पास वो शेयर्स पड़े हैं और उस टाइम पर कोई न्यूज आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि उस शेयर की जो प्राइस होती है वो अचानक से बहुत तेजी से गिर सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपके ऊपर ओवरनाइट रिस्क रहता है, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपने सुबह जब मार्केट ओपन होगा 9:15 पे तब आप शेयर्स खरीद सकते हैं, उसके कितनी भी देर बाद तक खरीद सकते हैं, और जब मार्केट क्लोज होगा उससे 15 मिनट पहले यानी 3:15 तक आपको अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना होता है। और नेक्स्ट बेनिफिट तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि आप इसमें जो शेयर्स हैं उनको 5 गुना सस्ता खरीद सकते हैं। तो चलिए इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी पहले एग्जांपल से समझा रहा हूं, फिर मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा तो आपको सब कुछ आसानी से समझ आएगा। तो मान लीजिए आपके पास हैं 10,000 रुपए। अब इन 10,000 रुपए से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीदेंगे तो आपके पास 10,000 रुपए के ही शेयर आएंगे, और ऐसे में अगर शेयर की प्राइस 1% बढ़ती है तो 10,000 का 1% होता है 100 रुपीज, यानी यहां पर आपको एक दिन में सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। जबकि वहीं अगर आप मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने 5 टाइम्स का मार्जिन ले रखा है, तो अब इस 10,000 रुपए से आप 50,000 रुपए के शेयर्स खरीद पाएंगे। और अब मान लीजिए अगर शेयर की प्राइस वही 1% बढ़ती है तो यहां पर आप 500 रुपए कमाएंगे, मतलब 5 गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे। अब प्रॉफिट बता दिया है तो नुकसान भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए वहीं अगर प्राइस जो है वो 1% गिरती है और आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको 100 रुपए का नुकसान होगा। और अगर आपने 5 टाइम्स का मार्जिन लेकर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और वहां पर जो प्राइस है वो 1% गिर जाती है तो आपको वही 500 रुपए का लॉस होगा। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करने से आप ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं तो ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो अब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के जो बेनिफिट हैं वो समझ आ गए हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के जो कॉन्स हैं या जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप सोच समझकर अपने हिसाब से डिसीजन ले पाएं। तो सबसे पहला जो इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क होता है वो ये है कि देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है
उसमें आपने आज शेयर खरीदा है, आप कितने भी लंबे टाइम तक रख लो और उस टाइम पीरियड में प्राइस बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, और अगर आज नहीं बढ़ेगी और स्टॉक अच्छा है तो कल बढ़ जाएगी। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आपके ऊपर टाइम लिमिट है कि आज शेयर बाय किया है तो आज के आज ही बेचना पड़ेगा। तो यहां पर जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि आपके ऊपर एक टाइम लिमिट आ गई है और इस टाइम लिमिट में अगर आपको नुकसान होगा तो आपको अपने शेयर्स को नुकसान में ही बेचना पड़ेगा और इस वजह से आपको स्ट्रेस भी हो सकती है। दूसरा देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग की जो टाइमिंग होती है वो होती है सुबह 9:15 से लेके शाम के 3:15 तक। वैसे तो 3:30 बजे तक मार्केट खुला रहता है, लेकिन ज्यादातर जो इंट्राडे की पोजीशंस होती हैं वो 3:15 तक स्क्वायर ऑफ कर दी जाती हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर ट्रेडिंग करनी है, इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको अपना एनालिसिस करना है, देखना है कि कहां पर ट्रेड लेना है, कहां पर स्टॉप लॉस है, किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आप कोई और काम अगर करेंगे तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए जनरली अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो वो फुल टाइम की जाती है। अब यहां पर मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपना काम धाम छोड़ के सीधा इंट्राडे ट्रेडिंग में घुस जाओ। पहले इसके बारे में सीखो, समझो। वो आप आफ्टर मार्केट आवर्स भी कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रेड जब आपको टाइम मिले तब आप ले सकते हैं। लेकिन जब आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी और आपको अगर इससे पैसे कमाने हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा देखिए, क्योंकि आपको पता है कि टाइमिंग यहां पर फिक्स्ड है तो आपके पास एनालिसिस के लिए भी बहुत लिमिटेड टाइम होता है। ट्रेडिंग में आपको बहुत सारे ऐसे एनालिसिस होते हैं जो उसी टाइम पर करने होते हैं, उसी टाइम पर डिसीजन लेने होते हैं। तो यहां पर लिमिटेड टाइम भी होता है हमारे पास एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट, अब जो एनालिसिस है वो है टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस हर वक्त चेंज होता रहता है। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये आपको ट्रेड लेने से पहले करना होता है, और सिर्फ पहले ही नहीं बल्कि जिस टाइम पर ट्रेड चल रहा है उस टाइम पर भी आपको एनालिसिस करते रहना है, ताकि आपको पता चले कि कहां पर आपको अपने ट्रेड को एग्जिट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कई बार जो ट्रेडर्स होते हैं वो ओवर ट्रेडिंग में पड़ जाते हैं, मतलब उनको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो बार बार ट्रेड के लिए एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप सोच समझ के ट्रेडिंग करें। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो ये है कि मैंने आपको बताया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। आपने आज शेयर खरीदा है तो आज के आज ही बेचना होगा। तो यहां पर आपके माइंड में सवाल आएगा कि अगर मैं नहीं बेचता हूं तो क्या होगा। तो इस केस में आप किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेड कर रहे होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो जितने भी ब्रोकर्स की मैं बात कर रहा हूं वो सभी आपका जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देंगे। मतलब अगर आप खुद से नहीं बेचेंगे तो लगभग 3:15 के आसपास ज्यादातर जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपके ट्रेड को खुद से सेल कर देते हैं, और फिर आपको चाहे प्रॉफिट हो या फिर नुकसान हो वो आपको सहना पड़ता है, और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। चलिए अब मैं आपको एक लाइव ट्रेड लेकर भी दिखाता हूं, क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ट्रेड ले रहा हूं। तो इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आपका पर्पस है समझना कि किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। तो एग्जांपल के लिए हम टाटा मोटर्स के स्टॉक को ही बाय कर लेते हैं। क्लियर कर दूं कि ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। तो यहां पर अगर आप इसको इंट्राडे में बाय करना चाहते हैं तो आपने इस स्टॉक को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास बाय का ऑप्शन आता है, तो आपने बाय पे क्लिक करना है। अब जितने शेयर्स आप बाय करना चाहते हैं वो अगर आप डिलीवरी में बाय करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक शेयर डिलीवरी में बाय करूंगा तो मुझे 992 रुपीज का ही मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मैं एक शेयर इंट्राडे में बाय करता हूं तो वो मुझे 198 रुपीज का मिल रहा है। तो अब मैं यहां पर एग्जांपल के लिए 40 शेयर्स बाय कर लेता हूं, जो कि अगर आप समझ सकते हैं कि मुझे इस प्राइस पे मिलते हैं तो लगभग मुझे 40,000 रुपए के आसपास देने पड़ते हैं, लेकिन अभी मुझे देने पड़ रहे हैं लगभग 8,000 रुपए। तो यहां पर अब हमें अगर लिमिट ऑर्डर पे बाय करना है तो आप लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। जब वो प्राइस आएगी तभी वो बाय होगा, लेकिन मुझे आपको सिर्फ समझाना है। तो यहां पर मैंने मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने के बाद हमें प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करना होता है और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये मेरी पोजीशन पे आ चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट अभी ये ट्रेड लिया और उसमें मुझे 12 रुपए का प्रॉफिट दिखाई भी दे रहा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ट्रेड ले रखा है कि इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। हमने इसे 992 रुपीज एंड 65 पैसे की प्राइस में बाय किया है और प्राइस अभी सिर्फ 15 से 20 पैसे बढ़ी है, आप देख सकते हैं, और तब भी हम प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं।
तो इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। अब यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी आपने एक ट्रेड लिया है तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो प्राइस अगर नीचे गिर जाएगी तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं इस ट्रेड को सिर्फ समझाने के लिए लिया था, तो इसे एग्जिट कर देता हूं। तो अब ट्रेड को एग्जिट करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद एग्जिट का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आप मार्केट प्राइस पे एग्जिट करना चाहते हैं तो मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं, और लिमिट प्राइस पे करना चाहते हैं तो आप लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं मार्केट प्राइस पे करना चाहता हूं, तो यहां पर हमने एग्जिट लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो अभी एग्जीक्यूट हो चुका है और इस ट्रेड में मुझे 26 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो अब समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ही एक दूसरे कंसेप्ट के बारे में, जो कि है शॉर्ट सेलिंग का। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस बढ़ सकती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस शेयर को इंट्राडे में खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर शेयर की प्राइस बढ़ेगी तब आपको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि इस शेयर की प्राइस गिर सकती है तो यहां पर भी तो आपके पास कोई तरीका होना चाहिए उससे पैसे कमाने का। तो ये जो तरीका होता है इसको ही शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक शेयर है जिसकी प्राइस चल रही है 100 रुपीज और आपको लगता है कि आज इसकी प्राइस गिरकर 80 रुपीज या 90 रुपीज आ सकती है। तो आप क्या करते हैं, आप 100 रुपए की प्राइस में इसके 100 शेयर्स बेच देते हैं। तो यहां पर आपको कितने रुपए मिलेंगे, यहां पर आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। अब इस शेयर की प्राइस गिर जाती है और गिरकर आ जाती है 80 रुपीज पर, जो कि आपको लग रहा था कि इसकी प्राइस गिर सकती है। तो आपने कितने शेयर्स बेचे थे, आपने बेचे थे 100 शेयर्स। तो अब आपने ये 100 शेयर्स अगर खरीदने हैं क्योंकि प्राइस गिर गई है, तो यहां पर आप कितने रुपए में खरीदेंगे, आप खरीदेंगे 8,000 रुपए में। तो पहले आपने एक चीज 10,000 रुपए में बेच दी, बाद में आपने उस चीज को 8,000 में खरीद लिया, तो यहां पर आपके पास 2,000 रुपए बच जाएंगे ना। तो इस तरीके से हम अगर शेयर की प्राइस गिर रही है तो उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहां पर आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अगर मेरे पास किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स है ही नहीं तो फिर मैं बेच कैसे सकता हूं, जो चीज मेरे पास नहीं है मैं उसको कैसे बेचूंगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर आपका जो ब्रोकर है, यानी जिस कंपनी के पास आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है, वो आपकी हेल्प करते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक्स कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहते हैं, तो इस जगह पर आपका जो ब्रोकर है वो आपके बिहाफ पर, क्योंकि उसके पास तो शेयर्स होते हैं, वो आपके बिहाफ पर उन शेयर्स को सेल कर देगा। तो मान लो आप 100 शेयर्स बेचना चाहते हैं तो यहां पर -100 शेयर्स आपके पास दिखाई देंगे, क्योंकि आपके ब्रोकर ने आपके बिहाफ पर उन शेयर्स को बेच दिया है। तो ये जो शेयर्स हैं आपने मान लीजिए 10,000 रुपए में बेच दिए। अब जब मार्केट क्लोज होने वाला होगा उससे पहले तक आपको इन शेयर्स को वापस से खरीद के ब्रोकर को देना होगा, यानी आपको 100 शेयर्स बाय करने होंगे और इस तरीके से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। बट यहां पर एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो शॉर्ट सेलिंग होती है ना, ये बहुत ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि आपको पता है कि शेयर की जो प्राइस है वो ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है, लेकिन बढ़ने के केस में तो वो 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना कितनी भी बढ़ सकती है। तो जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट सेलिंग में आपको प्राइस गिरने पर प्रॉफिट होगा, लेकिन इसकी जगह पर उस टाइम पीरियड में अगर प्राइस बढ़ गई और यहां पर जो प्राइस है वो बढ़कर 120 रुपए पहुंच गई, तो ये जो 100 शेयर्स की प्राइस होगी वो हो जाएगी 12,000 रुपए। तो इस केस में आपके पास 12,000 रुपए आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, अदरवाइज आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने शॉर्ट सेलिंग कर दिया है तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको फंड ऐड करने के लिए बोलेगा। तो शॉर्ट सेलिंग इस जगह पर बहुत ज्यादा रिस्की होती है। तो चलिए अब मैं आपको शॉर्ट सेल कैसे करना है ये भी अपना डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में करके दिखाता हूं। तो एग्जांपल के लिए मान लो कि हमें लगता है कि इस स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। ये सिर्फ एग्जांपल है, क्लियर कर दूं, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इस स्टॉक को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद बाय के साथ साथ सेल का भी ऑप्शन आता है, तो आपने इस बार सेल पे क्लिक करना है। भले ही आपके पास वो शेयर्स नहीं है लेकिन तब भी आप सेल कर सकते हैं, और जितने शेयर्स आप सेल करना चाहते हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये जो हम शॉर्ट सेल करेंगे वो भी हमें इंट्राडे में ही करना होता है। अभी आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 425 रुपीज, लेकिन अगर मैं एक स्टॉक को शॉर्ट करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ 85 रुपीज देकर कर सकता हूं, क्योंकि हमें इंट्राडे में 5 टाइम्स का मार्जिन मिलता है। तो अब मान लो मैं 50 स्टॉक्स को शॉर्ट करना चाह रहा हूं,
तो मैंने यहाँ पर 50 क्वांटिटी डाल दिया है। उसके बाद मार्केट या लिमिट अपने हिसाब से जो ऑर्डर पे आप शॉर्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ही कंफर्म पे आप क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि आपके बिहाफ पर ये जो शेयर है ये सेल हो चुका है। भले ही आपके पास वो शेयर नहीं है, लेकिन आपके ब्रोकर ने आपके बिहाफ पर उस शेयर को सेल कर दिया है और यहां पर हमारे पास -50 शेयर्स लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तो हमें नुकसान दिखाई देगा, अगर इसकी प्राइस घटती है तो हमें प्रॉफिट दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक को हमने 425 रुपीस की प्राइस में सेल किया है और इसकी प्राइस 10 पैसे बढ़ी है, लेकिन यहां पर हमें नुकसान दिखाई दे रहा है और अगर प्राइस घटेगी तो हमें प्रॉफिट दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस लगभग 50 पैसे ज्यादा बढ़ चुकी है और यहां पर हमें लॉस हो रहा है, जबकि अगर हमने बाय कर रखा होता तो हमें प्रॉफिट होता। तो इस तरीके से शॉर्ट सेल किया जाता है। अब अगर मान लीजिए आप इस ट्रेड को एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है और यहां पर जब आप एग्जिट पे क्लिक कर रहे हैं तो इस बार आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर जब आप एग्जिट करेंगे तो ये जो स्टॉक्स हैं ये आपके बिहाफ पे बाय हो जाएंगे। तो अब मैं एग्जिट पे क्लिक करता हूं और उसके बाद जिस प्राइस में आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने एग्जिट किया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एग्जिट किया तो यहां पर 50 शेयर्स दिखाई दे रहे हैं, माइनस जो हमें पहले दिखाई दे रहा था वो अब जा चुका है और इसमें हमें लॉस हुआ है जबकि प्राइस बढ़ी है। तो इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग की जाती है। जबकि इसकी जगह पर अगर प्राइस गिरकर 425 रुपीज से 424 रुपीज आ गई होती तो हमें यहां पर प्रॉफिट हुआ होता। तो अब आपको यह समझ आ गया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी कैसे है, आपने इसके बेनिफिट और नुकसान भी देख लिए हैं। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होता है वो स्टॉक जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया जिसमें कोई मूवमेंट आ ही नहीं रहा है, तो फिर उस स्टॉक को ट्रेड में लेकर कोई भी फायदा नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आपने ये समझ के एक स्टॉक को बाय किया कि उसकी प्राइस बढ़ेगी, जबकि गिर गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो कौन सा स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए अब ये समझते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टॉक प्रैक्टिकली कैसे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप जो भी स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं वो लिक्विड स्टॉक होना चाहिए। लिक्विड स्टॉक से हमारा मतलब यह है कि उस स्टॉक को आप आराम से बाय एंड सेल कर पाए। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आपने सुन रखे हैं वो सभी जो स्टॉक्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं और उनको आप आसानी से बाय एंड सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज उस स्टॉक में होनी चाहिए मीडियम टू हाई वॉलेटिलिटी। देखिए, स्टॉक की प्राइस अगर बढ़ेगी घटेगी नहीं तो बेनिफिट नहीं होगा, तो स्टॉक का वॉलेटाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे स्टॉक्स देखिए जिनमें आपको पता है कि डेली कुछ ना कुछ मूवमेंट आता है, तो उन स्टॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, जिस भी स्टॉक को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके मार्केट ट्रेंड को समझकर आपको उस हिसाब से ट्रेड लेना है। अगर वो अप ट्रेंड में चल रहा है तो वहां पर जनरली आपको बाय करने का ही ट्रेड लेना होता है। अगर वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो वहां पर जनरली आपको सेल करने का ही ट्रेड लेना होता है। वैसे अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, डोंट वरी, ये भी बताने वाला हूं। आगे स्टॉक का एनालिसिस कैसे करना सब कुछ हम समझेंगे। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम स्टॉक एनालिसिस के ऊपर भी एक इस तरीके का फ्री कोर्स लेकर आए तो कमेंट में स्टॉक एनालिसिस जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स देखना चाहते हैं तो वो हम ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आपने ट्रेंड को जरूर फॉलो करना है। नेक्स्ट, जिस भी स्टॉक को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में कई बार वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। दूसरा क्या होता है कि ये जो पेनी स्टॉक्स हैं या जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं इनमें लिक्विडिटी भी कम होती है, तो इनको अवॉइड करके आप बाकी जो प्रॉब्लम्स आ सकती है उनको आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जिस भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें ध्यान रखिए कि वो ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जिनका जो बैकग्राउंड है वो सही हो। तो ये तो वो रूल्स हैं जो कि आपको स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले देखने चाहिए। बट आपको स्टॉक सेलेक्ट करना कैसे है, तो इसके लिए सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होगा कि आप कुछ 30 या 40 स्टॉक्स की एक लिस्ट बना लीजिए, जिन स्टॉक्स में आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा और उन स्टॉक का आप रेगुलर एनालिसिस करते रहिए। तो ये जो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं, टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं, उनमें से आप अपने एक लिस्ट बना के रख सकते हैं। दूसरा जो तरीका हो सकता है एक स्टॉक को सेलेक्ट करने का, वो चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे हो सकता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में हर जो चार्ट होता है उसमें कई तरह के पैटर्न्स बनते हैं।
जो कि बुलिश पैटर्न भी होते हैं, बेयरिश पैटर्न भी होते हैं, ये सब कुछ हम आगे समझने वाले हैं। तो उसके बेसिस पर भी आप अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेक्टर के हिसाब से भी अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आज आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप बैंकिंग से रिलेटेड स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एक स्ट्रेटजी होती है, उसके बेसिस पर आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप चार्ट में जिन स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है उनके बेसिस पर स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक सबसे सिंपल तरीका होता है टॉप गेनर्स एंड लूजर्स के बेसिस पर स्टॉक सेलेक्ट करना, लेकिन वो भी आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अगर ऑलरेडी बढ़ चुका है तो फिर वो कितना बढ़ेगा ये कहा नहीं जा सकता। तो ये भी कुछ तरीके होते हैं, आगे मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। अभी सिर्फ थ्योरी के लिए समझाना जरूरी था ताकि आगे की वीडियो आपको समझ आए, इसलिए ये चीज मैंने आपको बताई है। तो अब मान लीजिए आपने एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है, तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि उस स्टॉक में मुझे बाय करना है, बाय करना तो कहां पे करना है, अब ये समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, हम यहां पर स्टॉक एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने 47 लेक्चर्स का एक कोर्स बना रखा है, जो कि एक 12 घंटे का कोर्स है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी पर बाय कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो एक स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ के आप मार्केट के बिहेवियर, मार्केट का ट्रेंड, इन सब चीजों को समझ सकते हैं। तो पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी शेयर की प्राइस बढ़ती है वो सीधा इस तरीके से नहीं बढ़ती, वो हमेशा कुछ इस तरीके से बढ़ती है। और अगर शेयर की प्राइस गिरती है तो वो भी ऐसे नहीं गिरती, वो कुछ इस तरीके से गिरती है, यानी पहले ऐसे गिरेगी। तो आपने ये चीज नोटिस की होगी। और कई बार शेयर की जो प्राइस है वो इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में भी मूव करती है, यानी इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज बनाती है। तो ये चीजें होती क्या है, तो सबसे पहले अगर आपको चार्ट में कभी दिखाई देता है, वैसे ये सब कुछ मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाने वाला हूं, लेकिन अगर आपको कभी दिखाई देता है कि शेयर की प्राइस यहां से बढ़ना शुरू हुई और बढ़ते 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 उसने अपना एक हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद शेयर की प्राइस नीचे आई और उसने जो पहले लो था उसका, उस लो से ऊपर लो बनाया, तो इसको हम कहते हैं हायर लो। फिर प्राइस वहां से वापस बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते जो उसने पहले हाई बनाया था या हायर हाई बनाया था उसके ऊपर हाई बनाया, तो ये क्या होगा, ये हमारा हायर हाई होगा। उसके बाद प्राइस वापस नीचे गिरती है और जहां पर उसने पहले लो बनाया था उसके ऊपर लो बनाया, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा हायर लो। तो जब शेयर की प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती है, यानी इस तरीके से बढ़ती है, तो इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। और इससे हम यह समझ सकते हैं कि यहां पर शेयर की प्राइस बढ़ रही है। इसका उल्टा कभी आपको दिखाई देता है कि शेयर की प्राइस अपने हाई पे थी और हाई से प्राइस गिरने लगी और उसने अपना लो बनाया। लो बनाने के बाद प्राइस वापस बढ़ी और जहां पर उसने पहले हाई बनाया था उससे अगला हाई, यानी ये जो है ये उससे नीचे बनाया है, तो ये क्या है, यह है लोअर हाई। लोअर हाई बनाने के बाद प्राइस नीचे चली गई और जो पिछला लो था ये था, इससे भी नीचे आ गई, तो ये क्या होगा, ये लोअर लो हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखाई देता है कि प्राइस वापस से बढ़ी, लेकिन जहां पर उसने पहले अपना लोअर हाई बनाया था उससे भी नीचे हाई बनाया। आप देख सकते हैं कि इसका हाई इस लेवल पे था, लेकिन अगला जो हाई उसने बनाया है लोअर हाई वो यहां पर है, यानी यहां पर आपको लोअर हाइज एंड लोअर लोज देखने को मिलते हैं। तो जब इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो इसको कहा जाता है डाउन ट्रेंड, और इससे आप ये समझ सकते हैं कि प्राइस अभी गिर रही है। इसके अलावा कई बार आपको मार्केट में इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज भी देखने को मिलते हैं, मतलब प्राइस जो है वो यहां से बढ़ना शुरू हुई, बढ़ते बढ़ते उसने इस जगह पर अपना हाई बनाया। हाई बनाने के बाद प्राइस गिरी और जहां पर उसने पहले अपना लो बनाया था सेम उसी जगह पर उसने या आसपास उसने अपना लो बना दिया। उसके बाद प्राइस वापस बढ़ी और जहां पर उसने इससे पहले अपना हाई बनाया था उसी के पास उसने अपना दूसरा हाई बना दिया। मतलब यहां पर इक्वल हाइज बने हैं और इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे तो जहां पहले उसने लो बनाया था उसी जगह पे उसने अपना दूसरा लो बना दिया है, यानी यहां पर इक्वल लोज भी बन रहे हैं। तो इसको कहा जाता है साइडवेज ट्रेंड, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट अभी किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है और वो जो मार्केट है वो एक ही प्राइस के आसपास घूम रहा है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है और इसी मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि जो शेयर की प्राइस है उसने यहां से बढ़ना शुरू किया, वो इस जगह पर उसने अपना हाई बनाया, प्राइस यहां पर वापस आई, उसके बाद वापस बढ़ी,
वापस बढ़ने के बाद ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पर जाकर प्राइस ने वापस गिरना शुरू किया और जहां पर उसने अपना पहला लो बनाया था उसी जगह पे उसने अपना दूसरा लो भी बना दिया। इस तरीके से वापस से प्राइस बढ़ी, फिर उसने सेम जगह पे अपना लो बनाया। तो जब 3 लोज आपको सेम जगह पर देखने को मिलते हैं तो वो जो पॉइंट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है, क्योंकि अगली बार जब प्राइस यहां पर आएगी तो ट्रेडर्स को क्या लगेगा, ट्रेडर्स को यह लगेगा कि अब जब प्राइस वापस यहां आई है तो यहां पर जाने के बाद वो वापस बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे पहले भी तो 3 बार ऐसा ही हुआ है। तो ये जो पॉइंट होगा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और यहां पर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, आगे समझेंगे। और इसी तरीके से जब शेयर की प्राइस बार बार एक पॉइंट पे जाने के बाद वापस गिर जाती है तो वो जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस। और जब प्राइस वापस से इसके पास जा रही है तो चांसेस होते हैं कि प्राइस वहां से गिर सकती है, लेकिन इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और उसके बाद जो प्राइस है वो ऊपर निकल गई है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि अब प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ये चीज भी चलिए प्रैक्टिकली दिखाता हूं, तो डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं। तो आ गए हैं हम चार्ट में। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको अप ट्रेंड दिखाता हूं। मैंने आपको बताया था कि जब भी प्राइस कुछ इस तरीके से बढ़ती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। अब ये सेम चीज आप चार्ट में भी देख सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा तो नहीं बनता है क्योंकि ये मार्केट है, यहां पर थोड़े बहुत चेंजेस तो आपको देखने को मिलेंगे। तो सिमिलर तरीके की चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहां पर अपना क्या बनाया है, लो बनाया है। लो बनाने के बाद प्राइस वापस बढ़ी और यहां पर जाकर उसने क्या बनाया, अपना हाई बनाया। हाई बनाने के बाद प्राइस नीचे आई और जहां पर उसने पहले लो बनाया था उससे थोड़ा ऊपर, यानी हायर लो यहां पर बनाया है। इसके बाद प्राइस वापस बढ़ी और जहां पर उसने पहले हाई बनाया था उसके ऊपर अपना हायर हाई बनाया। उसके बाद प्राइस वापस आपको थोड़ा बहुत गिरती हुई नजर आई और जहां पर उसने पहले लो बनाया था उसके ऊपर लो बनाया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हायर लो। इसके बाद प्राइस वापस बढ़ी और जहां पर उसने पहले हाई बनाया था उस जगह पर उसने अपना हायर हाई बनाया। फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे गई, जहां पर उसने पहले लो बनाया था उसके ऊपर लो बनाया है, तो ये हायर लो है। फिर प्राइस वापस से बढ़ के यहां पे चली गई और यहां पे उसने अपना हायर हाई बनाया है। तो जब इस तरीके का हायर हाई हायर लोज हमें देखने को मिलते हैं तो इसको कहा जाता है अप ट्रेंड। तो ये क्या है, ये है अप ट्रेंड। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्राइस वापस नीचे आई और इसने ये जो इससे पहले लो बनाया था उसके ऊपर लो बनाया। तो ये हमारा हायर लो तो है, लेकिन इसके बाद प्राइस वापस बढ़ी और दोबारा से उसने जहां पर अपना हाई बनाया था वहीं पर हाई बनाया है। तो ये होगा हमारा इक्वल हाई। इसके बाद प्राइस वापस नीचे गिरी और जहां पर उसने अपना लो बनाया था लगभग वहीं पर उसने अपना लो बनाया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इक्वल हाइज इक्वल लोज। फिर से अगर हम देखें तो लगभग जहां पर उसने अपना पहले हाई बनाया था वहीं पर हाई बनाया है। तो ये क्या है, ये है हमारा इक्वल हाई। और फिर से यहां पर देखेंगे तो जहां पर उसने अपना लो बनाया था वहीं पर उसने अपना लो बनाया है, तो ये है हमारा इक्वल लो। तो ये जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है ये कौन सा ट्रेंड है, ये है साइडवेज ट्रेंड। और इसके बाद डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड मैंने आपको बताया है कि कुछ इस तरीके से बनता है और इससे हमें समझ आता है कि यहां पर मार्केट जो है वो गिर रहा है। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने वापस बढ़ना शुरू किया और जहां पर उसने अपना हाई बनाया था उससे नीचे उसने अपना हाई बनाया है। तो ये क्या होगा, ये होगा लोअर हाई। और उसके बाद प्राइस वापस नीचे गिरी और यहां पर उसने अपना क्या बनाया, लो बनाया। तो ये क्या होगा, लोअर लो। फिर प्राइस यहां पर वापस बढ़ी है, यहां पर उसने अपना क्या बनाया है, लोअर हाई बनाया है, क्योंकि पिछले वाले हाई से नीचे है हाई। उसके बाद वापस से प्राइस नीचे गिरी और यहां पर उसने जो पहले लोअर लो बनाया था उसके भी नीचे लो बनाया है। तो ये क्या होगा, लोअर लो होगा। तो इस तरीके से ये जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है ये है हमारा डाउन ट्रेंड। तो इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। अब यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अच्छा रुको, थोड़ी देर में बताता हूं, पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ये बहुत सारे तरीके के होते हैं। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं जो कि है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको दिखाया भी था कि अगर कभी जो प्राइस है वो एक रेंज के आसपास ही अपना रेजिस्टेंस लेती है और उसके बाद वापस गिर जाती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट है जहां पर जाने के बाद प्राइस वापस नीचे गिर गई, फिर प्राइस बढ़ी और लगभग इस लेवल के आसपास वापस से प्राइस नीचे गिरी, फिर प्राइस वापस से बढ़ी, यहां पर जाने के बाद वापस से नीचे गिरी, फिर प्राइस वापस बढ़ी और यहां पर जाने के बाद वापस से नीचे गिरी है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ये जो रेंज है, अगर हम इस रेंज को देखें तो ये जो एक हमारा एरिया है
इस एरिया में आप मान के चल सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो है जिसके बाद प्राइस वापस नीचे गिर जा रही है। तो इस एरिया को हम क्या मान सकते हैं, ये है हमारा रेजिस्टेंस। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पर जाने के बाद प्राइस वापस बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आ रही थी, ये एक जगह थी जहां पर जाने के बाद प्राइस वापस बढ़ गई, उसके बाद वापस से प्राइस नीचे आई, यहां पर जाने के बाद प्राइस वापस बढ़ गई, फिर प्राइस वापस से नीचे आई, यहां पर जाने के बाद प्राइस वापस बढ़ी, फिर इस लेवल पे जाने के बाद प्राइस वापस बढ़ी, फिर आप देख सकते हैं कि वापस से प्राइस इस लेवल के पास आई और यहां पर आने के बाद वापस बढ़ गई है। तो ये वाला जो हमारा लेवल है, ये हमारा कौन सा लेवल है, ये होगा हमारा सपोर्ट लेवल। तो अब ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, इनको ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास गई तो यहां पर आपको पता है कि चांसेस हैं कि प्राइस वापस नीचे गिर जाएगी, तो यहां पर आप सेल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसको देखकर सेल नहीं करना होता है, इसके साथ और भी चीजें हमें लगा के देखनी होती है ताकि हम कंफर्म हो सकें। तो आपने देखा कि प्राइस यहां पर जाके वापस नीचे आ रही है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपने देखा कि प्राइस बार बार इस लेवल पे आने के बाद बढ़ जाती है, तो यहां पर आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं और इस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि अगर ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है ये ब्रेक होते हैं, तो वहां पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिए कि जैसे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये ब्रेक हुआ है, उसके बाद हमें कितना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। और इसके पीछे रीजन ये है कि आपको पता है कि प्राइस बार बार इस लेवल के पास जाने के बाद गिर जा रही थी। तो जैसे ये लेवल टूटा तो जितने भी लोग बाय करने की सोच रहे थे उन्हें लगा कि बार बार प्राइस इस लेवल पे जाने के बाद नीचे आ जा रही थी और अब तो ऊपर चली गई है, इसका मतलब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। इसकी जगह पर अगर मान लीजिए प्राइस ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती, तो उसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से आप यहां पर बाय कर सकते हैं, और ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है इस जगह पर अगर यहां पे ब्रेक डाउन हो जाता है तो आप यहां पर सेल कर सकते हैं। अब ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये आप चार्ट में मार्क कैसे कर सकते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू का यूज किया जाता है। क्लियर कर दूं कि ये कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो अब ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है इसको मार्क करने के लिए यहां पर आपको एक टूल दिया है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप चाहें तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहां पर एक पैरेलल चैनल नाम से भी एक टूल है, आप इसका यूज करके भी यहां पर इन लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि इस तरीके से आपने अपना एक जोन बना दिया है और आपको पता चल गया है कि ये जो जोन है ये आपका किस तरीके से काम करता है, ये आपका एक रेजिस्टेंस की तरह से काम करता है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको अपना सपोर्ट जोन को मार्क करना है तो आप फिर से यहां से पैरेलल चैनल को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको जहां पर अपना सपोर्ट मार्क करना है आप वहां पे इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बना सकते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने का। इसके अलावा आप देखिए प्राइस जो है वो हमेशा साइडवेज तो नहीं रहेगी। मैंने आपको बताया कि वो अप ट्रेंड में जाती है, और अप ट्रेंड में जो प्राइस बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ सकती है, और अगर प्राइस गिरती है तो वो डाउन ट्रेंड में गिरती है। तो वहां पर भी तो हमें पता होना चाहिए कि कहां पर सपोर्ट है, ताकि हम उस हिसाब से भी अपना जो ट्रेड है उसको प्लान कर पाए। अब इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो होता है ट्रेंड लाइन की फॉर्म में। तो वो कैसे बनानी है, इसके लिए देखिए कि जहां जहां पर आपको लगता है कि जिस जगह पर जाने के बाद मार्केट बढ़ा है तो मैं उस जगह को मार्क करता हूं। तो आप देख सकते हैं मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था और यहां पर जाने के बाद मार्केट वापस बढ़ा, फिर इस पॉइंट पे जाने के बाद, यहां पर जाने के बाद, यहां पर जाने के बाद, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट है तो अप ट्रेंड में। यहां पर हमें हायर हाईज हायर लोज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे जाने के बाद मार्केट क्या है, मार्केट बार बार बढ़ जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इससे लगते हुए भी तो एक लाइन खींच सकते हैं। तो जब हम इससे लगते हुए एक लाइन खींचेंगे तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो वो लाइन कैसे खींचनी है, चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। और यहां पर जिस ट्रिक की मैं उस टाइम पर बात कर रहा था वो ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए जब भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो वो जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं ना उसमें ये काफी कंफ्यूजिंग होता है। तो इस जगह पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न की जगह लाइंस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहां पर जाना होगा, इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक लाइन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे आप लाइन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको लो इजीली नजर आ रहे हैं।
तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो वापस से यहां वाले टूल में जाना है और यहां पर जाने के बाद ट्रेंड लाइन का एक टूल है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली एक्सटेंडेड लाइन वाले टूल को यूज करता हूं और इस पे ले जाके आपको एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से आप अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब वापस से आपने जो ये लाइन वाला चार्ट किया था इसको आप कैंडल्स वाला चार्ट कर दीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। मार्केट बार बार इस रेंज के आने के बाद वापस बढ़ जाता है। यहां पर थोड़ी देर के लिए मार्केट नीचे रहा था और उसके बाद वापस से मार्केट बढ़ गया था और उसके बाद जब मार्केट ने इस वाला जो हमारा सपोर्ट है, इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट अच्छा खासा गिरा है। तो जब भी हमारी जो प्राइस है वो इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं जिसका यूज करके आपको कंफर्मेशन करना होता है। तो ये जो कंफर्मेशन करना होता है इसके लिए आपको यहां पर इंडिकेटर वाले एक सेक्शन पे जाना होगा और यहां पर जाकर वॉल्यूम लिख के सर्च करना होगा। तो जैसे आप वॉल्यूम लिख के सर्च करेंगे तो यहां पर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही मैंने वॉल्यूम लगाया तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके के बार्स देखने को मिल रहे हैं। अब इस जगह पर जब आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगा देते हैं तो यहां पर आपको वॉल्यूम इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, आपने इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको स्टाइल वाले सेक्शन पे जाना है और यहां पर वॉल्यूम मूविंग एवरेज का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो वॉल्यूम है इसमें एक लाइन आ जाती है। तो अगर कभी आपको दिखाई देता है कि जो वॉल्यूम है वो इस लाइन के ऊपर है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो वॉल्यूम है वो भी ज्यादा है और इस जगह पर जो भी अगर ब्रेक डाउन हुआ है, जैसे यहां पर प्राइस नीचे गिरी है लेकिन इसके साथ ही आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत बड़ा है, उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है लेकिन ठीक ठाक वॉल्यूम यहां पर हमारा बना हुआ है और उसके साथ ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहां पर आप थोड़ा बहुत कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस गिरने के चांसेस है और आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने सपोर्ट की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। अब रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था और यहां पर हाई बनाने के बाद मार्केट गिरने लगा और गिरने के बाद वापस जो उसने अपना हाई बनाया वो पहले वाले हाई के नीचे था, यानी यहां पर लोअर हाई बनाया, उसके बाद यहां पर उसने अपना लोअर हाई बनाया और ऐसे लोअर हाई बनते जा रहे हैं। तो अब आपने क्या करना होता है, जब आपको इस तरीके से दिखाई देता है तो आपने इससे लगते हुए भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एक्सटेंडेड लाइन वाला टूल यूज करना है, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम वापस से क्या करेंगे, ये जो कैंडल्स वाला चार्ट है इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब जब हमने लाइन चार्ट में इसको कन्वर्ट कर लिया है उसके बाद हम एक्सटेंडेड लाइन वाला टूल यहां से ले लेंगे और उसके बाद इसके हाइज से लगते हुए एक इस तरीके से हम यहां पर अपना जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस है। तो जब आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है वापस से उसके बाद क्या कीजिए, वापस से लाइन चार्ट को कैंडल चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए और अब आपके सामने ट्रेंड लाइन आ चुकी है। और उसके बाद जब आपको दिखाई देता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गई है और उसके साथ ही आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम बढ़ गया है, तो यहां पर प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से हम दूसरी तरह की ट्रेंड लाइन यूज करते हैं और इसके अलावा एक तीसरी तरह की भी ट्रेंड लाइन होती है जिसको यूज करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहां पर जाकर आपको लिखना है मूविंग एवरेज। तो ये जो मूविंग एवरेज है आप एक्सपोनेंशियल भी यूज कर सकते हैं या फिर सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लिया है जो कि फिलहाल 9 पीरियड का है। तो इसको चेंज करके हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें इनपुट में जाना है और यहां पर ये जो 9 है इसको चेंज करके कर दीजिए 50। तो आपने 50 पीरियड का यहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर लिया है। अब ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये भी आपके लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको हम डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एक ही लाइन आपके लिए सपोर्ट भी होगी और रेजिस्टेंस भी होगी। जब भी ये कैंडल्स के नीचे है तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी और जैसे ही ये कैंडल्स के ऊपर चली जाएगी तब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, प्राइस इसमें जाने के बाद वापस नीचे आ गई है और जैसे इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई तो वहां पर इसने सपोर्ट की तरह काम किया और उसके बाद प्राइस बढ़ी है। तो इसको भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं।
तो अब यहां तक आपने समझ लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इन कैंडल्स को देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो टाइम फ्रेम है इसको चेंज करने का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देता है। यहां पर आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे आप 1 मिनट की कैंडल्स भी देख सकते हैं। अगर आप 1 मिनट की कैंडल देखते हैं तो ये जो एक कैंडल बनेगी ये 1 मिनट की होगी, यानी ये एक कैंडल आपको बताएगी कि 1 मिनट में शेयर की प्राइस में क्या हुआ है। अगर आप 3 मिनट की कैंडल सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये जो एक कैंडल बनेगी ये 3 मिनट की होगी, वो आपको बताएगी कि 3 मिनट में शेयर की प्राइस में क्या हुआ है। ऐसे ही आप 5 मिनट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 15 मिनट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जनरली ये जो टाइम फ्रेम है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो वो आपको 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं, आपको या तो 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही करनी चाहिए। 15 मिनट से बड़े टाइम फ्रेम में करोगे तो फिर हो सकता है कि आप ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ले लें, और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे तो हो सकता है कि वहां पर बार बार आपका नुकसान होता रहे। तो यहां से अगर हम 5 मिनट सेलेक्ट करते हैं तो अब एक जो कैंडल हमें यहां पर देखने को मिल रही है ये 5 मिनट की कैंडल है, और ये हमें बताती है इस 5 मिनट में शेयर की प्राइस में क्या हुआ है। तो अगर मान लीजिए ये जो कैंडल है ये एक रेड कलर की कैंडल बनी है कुछ इस तरीके की, तो इसका मतलब होता है कि इस टाइम फ्रेम में जो शेयर की प्राइस है वो ओपन यहां पर हुई थी, उसके बाद प्राइस यहां तक गई, इसलिए यहां पर उसने अपना हाई बनाया। उसके बाद इस 5 मिनट में प्राइस गिर के नीचे यहां तक आई और यहां पर उसने अपना लो बनाया, और जब 5 मिनट खत्म हुए तब प्राइस यहां पर थी। इस वजह से हमारी जो ये कैंडल बनी है ये एक रेड कलर की कैंडल बनी है, क्योंकि जो क्लोज प्राइस है वो ओपन प्राइस के नीचे है। हो सकता है यहां पर जो प्राइस थी वो 100 रुपए थी और यहां पर जो प्राइस है वो 95 रुपीज है। तो क्योंकि इस 5 मिनट में प्राइस 100 रुपए से घटकर 95 रुपए आ गई है, इसलिए ये एक रेड कलर की कैंडल बनी है। जबकि इसकी जगह पर अगर मान लीजिए एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है कुछ इस तरीके की, तो इसका मतलब होता है कि इस टाइम पीरियड में जो प्राइस है वो यहां पर ओपन हुई है। ओपन होने के बाद प्राइस नीचे यानी यहां तक गई, उसके बाद प्राइस बढ़ी, उसने अपना हाई यहां पर बनाया, और जब ये 5 मिनट खत्म हुए तब प्राइस यहां पर थी और यहां पर वो प्राइस क्लोज हुई। और क्योंकि यहां पर जो क्लोज प्राइस है वो ओपन प्राइस से ज्यादा है, इसलिए ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। हो सकता है कि यहां पर जो प्राइस थी, जब प्राइस ओपन हुई थी उस टाइम पर 95 रुपीज थी, और इस टाइम पर जो प्राइस क्लोज हुई तब वो 100 रुपए पे हुई, तो इस वजह से ये एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो ग्रीन कैंडल बनेगी, और प्राइस अगर घटेगी तो एक रेड कलर की कैंडल बनेगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कुछ चार्ट एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अब देखो यहां पर आपको जो बहुत सारी तरह की कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, इन कैंडल्स का भी कुछ मतलब होता है, और इन कैंडल्स से कुछ पैटर्न्स बनते हैं, उनका भी कुछ मतलब होता है। तो चलिए अब उनको समझते हैं, क्योंकि इससे भी आपको समझ आएगा कि कहां पर बाय करना सही है, कहां पर आपको सेल करना चाहिए, और ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक कैंडल बन रखी है कुछ इस तरीके की, तो ये जो कैंडल है इस कैंडल को कहा जाता है डोजी कैंडल, और ये कैंडल बताती है कि मार्केट में अभी इनडिसीजन है। तो अगर मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आता है और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में एक इनडिसीजन जैसी सिचुएशन बनती है, साथ में आपको नीचे दिखाई देता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और उसके बाद अगर आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है तो यहां पर चांसेस होता है कि मार्केट बढ़ सकता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट दिया है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, तो चलिए अब उनको समझते हैं। तो सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम यहां पर समझ रहे हैं वो है हैमर पैटर्न। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, और ये तब बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और उसके बाद एक इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है जो कि एक हथौड़े जैसा लग रहा है, जिसकी जो बॉडी है वो छोटी है, जो लोअर विक है वो लंबी है, और इसके ऊपर कोई भी ऐसी विक नहीं है। तो ऐसा जब पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है तो इसको हैमर पैटर्न कहा जाता है, और ये डाउन ट्रेंड में बनता है। तो डाउन ट्रेंड में इस पैटर्न के बनने के बाद अगर आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इस पैटर्न के बनने के बाद अगर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देती है तो यहां पर चांसेस होते हैं कि मार्केट बढ़ सकता है। वैसे यहां पर ये जो हमने आपको कैंडल दिखाई है हैमर कैंडल, ये ग्रीन कलर में दिखाई है, अगर ये रेड कलर में भी बनती है तो भी उसको हैमर ही कैंडल माना जाता है। इंपॉर्टेंट है कि ये डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, और अगर ये रेड की जगह पर ग्रीन कलर की बनेगी तो वो ज्यादा बेटर माना जाता है। अब यहां पर क्लियर कर दूं कि ये पैटर्न आपको चार्ट पे बहुत बार देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि जब आपको ये पैटर्न देखने को मिला आपने उसी टाइम ट्रेड ले लिया। इसके साथ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना होगा, वॉल्यूम देखना होगा, और तब आपको ये पैटर्न दिख रहा है तब आप मान के चल सकते हैं कि यहां पर ट्रेड लिया जा सकता है।
अब ऐसा ही एक दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है और ये भी डाउन ट्रेंड में बनता है। आप देख सकते हैं कि पहले मार्केट गिर रहा था और इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या है, उल्टा रखा हुआ हैमर। तो यहां पर ये जो पैटर्न होता है ये कुछ इस तरीके का बनता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसकी जो अपर विक होती है वो लंबी होती है, जो लोअर विक होती है वो या तो नहीं होगी या फिर बहुत छोटी होगी। तो अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो आप मान के चल सकते हैं कि ये एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है और इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन फिर क्लियर कर दूं कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। साथ में आपको नीचे देखना होगा कि क्या ये जो पैटर्न बन रहा है ये सपोर्ट के पास बन रहा है, क्योंकि सपोर्ट के पास बनेगा तो सपोर्ट से तो मतलब ही है कि यहां से प्राइस बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ आपको देखना है कि अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है जब नेक्स्ट कैंडल बनी है तब आप मान के चल सकते हैं कि ये एक बाय सिग्नल है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं ये है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये एक 2 कैंडल से बनने वाला पैटर्न है। ये पैटर्न भी डाउन ट्रेंड में बनता है, मतलब उस टाइम पर मार्केट गिर रहा होना चाहिए और उसके बाद एक छोटी रेड कलर की कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से। और ये रेड कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल होती है जो कि रेड कलर की कैंडल को अपनी बॉडी के अंदर एनगल्फ कर लेती है। मतलब मैं आपको एग्जांपल के लिए यहां पर प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो ये जो पैटर्न है ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। यहां पर आपको एक छोटी रेड कलर की कैंडल देखने को मिली और उसके बाद क्या होता है, इस रेड कलर की कैंडल के बनने के बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। और ये कैंडल इतनी बड़ी होती है कि अगर इससे लगते हुए आप ऐसे लाइन खींचेंगे ना तो जो इससे पहले वाली कैंडल होगी वो पूरी उसके अंदर आ जाएगी। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल के आपको अगर बॉडी से लगते हुए लाइन खींचूंगा तो रेड कैंडल उसके पूरे अंदर आ गई है। तो इसको हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसने रेड कलर की कैंडल को अपने अंदर रख लिया है, यानी एनगल्फ कर लिया है। तो अगर इस तरीके का पैटर्न बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से, तो यहां से चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, ये जो कैंडल बननी चाहिए ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होना चाहिए। इसके बाद तीसरा, नीचे वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ होना चाहिए। और चौथा, अगर ये सपोर्ट के पास बनेगी तो ज्यादा चांसेस होंगे, यानी आप ज्यादा कंफर्म हो सकते हैं कि मार्केट बढ़ सकता है। और क्लियर कर दूं कि हर बार तो कोई भी तरीका, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी पैटर्न काम नहीं करता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये भी एक 2 कैंडल पैटर्न है, यानी ये पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बनता है। और इस पैटर्न में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी पहले मार्केट गिर रहा होना चाहिए और उसके बाद एक इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल बने जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और इस रेड कलर की कैंडल के बनने के बाद मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मार्केट इस जगह पर ओपन हुआ था, यहां पर क्लोज हुआ। लेकिन अगले टाइम या अगली कैंडल में मार्केट कहां पर ओपन होता है, वो यहां पर ओपन होता है। तो इस बीच में एक गैप है, तो ये जो गैप है इसको हम गैप डाउन कहते हैं। अगर ये गैप ऊपर की तरफ होता तो इसको हम गैप अप कहते हैं। तो इस तरीके से नीचे एक गैप होना चाहिए और इस गैप के बाद मार्केट यहां ओपन हुआ, मतलब बहुत नीचे ओपन हुआ, तो जाना तो नीचे चाहिए था। लेकिन इसकी जगह पर अगर मार्केट ऊपर आ रहा है और ऊपर भी इतना आ जाता है कि इससे पहले वाली जो रेड कलर की कैंडल थी उसके 50% से ऊपर जाकर जो कैंडल है वो क्लोज हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो आधा पार्ट है वो इतना है और इसके बाद वाली जो कैंडल है जो इससे नीचे ओपन हुई थी वो इस कैंडल के 50% से ऊपर जाकर क्लोज होती है। तो इसको हम पियर्सिंग लाइन पैटर्न बोलते हैं। और अगर ये पैटर्न हमारा डाउन ट्रेंड में बनता है तो उसके बाद चांसेस होते हैं कि मार्केट बढ़ सकता है, बट उसके लिए भी आपको बाकी सारे कंफर्मेशन देखने होंगे। तो ये 4 मैंने आपको बुलिश पैटर्न्स बताए हैं जिनके बनने के बाद मार्केट के बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन देखिए ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो वो सब कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग की वीडियो के अंदर कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न हिंदी। तो आप YouTube में सर्च कीजिए नीरज जोशी कैंडलस्टिक पैटर्न और ये वाली वीडियो को देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको कुछ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बताता हूं। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स वो होते हैं जिनके बनने के बाद मार्केट के गिरने के चांसेस होते हैं। तो ये भी बहुत सारे तरीके के पैटर्न्स होते हैं, बट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए पैटर्न समझा देता हूं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला पैटर्न है वो है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो ये जो हमारा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है ये अप ट्रेंड में बनता है और इस पैटर्न के बनने के बाद जो सबसे पहली कैंडल हमारी बनती है वो बनती है एक ग्रीन कलर की कैंडल कुछ इस तरीके से। और इस ग्रीन कलर की कैंडल के बनने के बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कलर की कैंडल को पूरा अपने अंदर समेट लेती है और
इसको हम कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो जब ये पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है और उसके बाद मार्केट गिरने लगता है और हमें एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है, तो यहां पर चांसेस होते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकता है। बट इसके लिए भी आपको देखना होगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा होना चाहिए। एक बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो वहां पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और अगर मार्केट गिर रहा है तो वहां पर वॉल्यूम घटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब होता है कि ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं। तो अगर ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड करने के लिए बायर भी होगा, सेलर भी होगा, यानी दोनों तरह के लोग मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी है, तो इसलिए दोनों ही केस में वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो यहां पर मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, उसके बाद हमारा एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद एक रेड कलर की हमें एक कैंडल बनती है जो नीचे की तरफ बनती है, और उसके साथ ही अगर आपको नीचे दिखाई देता है कि साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रखा है। और अगर ये किसी रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, यानी यहां पर कोई रेजिस्टेंस है, तो आप और ज्यादा कंफर्म हो सकते हैं कि मार्केट के गिरने के चांसेस हैं। और अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो आप इस हिसाब से भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार। ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न को देखकर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह पैटर्न बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी ऐसा ही था, ये पैटर्न भी ऐसा ही है। तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बुलिश कैसे, और इस पैटर्न का नाम शूटिंग स्टार क्यों है, और ये बियरिश क्यों है? तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड। जो हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न था वो बन रहा था डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड के बाद अगर हमारा ये वाला पैटर्न बनता है तो ये जो पैटर्न होता है उसको इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। लेकिन अगर ये पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है, यानी मार्केट बढ़ रहा था और उसके बाद ये पैटर्न बनता है, तो ये एक बेयरिश पैटर्न होता है और इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है। तो अगर इस पैटर्न के बनने के बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है तो यहां पर आप मानकर चल सकते हैं कि इसके बाद मार्केट गिरने के चांसेस हैं। इसके साथ ही नीचे वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ होना चाहिए, और अगर ये भी रेजिस्टेंस के पास बनता है तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहां से मार्केट गिर सकता है। तो अगर आपको लगता है तो आप यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा बियरिश पैटर्न है वो है हैंगिंग मैन पैटर्न। ये पैटर्न देखकर आपको लग रहा है बिल्कुल हैमर पैटर्न, बट ये हैमर पैटर्न क्यों नहीं है अब ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये बन रहा है अप ट्रेंड में और हैमर पैटर्न कहां बनता है, वो बनता है हमारा डाउन ट्रेंड में। तो अगर हैमर ही पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है तो उसको हैंगिंग मैन पैटर्न कहा जाता है, और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट के गिरने के चांसेस होते हैं। बट हम वो तभी मानेंगे जब इसके बाद वाली जो कैंडल है वो एक रेड कलर की कैंडल बने। इसके साथ ही मैंने आपको कहा है कि वॉल्यूम बढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इसके बेसिस पे ट्रेड लें, अदरवाइज आपको बहुत सारे फेक ट्रेड्स मिल जाएंगे। और इसके साथ ही अगर ये ऊपर रेजिस्टेंस है यहां पर कहीं, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट गिर सकता है। तब आपको अगर ठीक लगता है बाकी सारी चीजें देखने के बाद, तो आप यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे बेयरिश पैटर्न्स होते हैं। वो सारे पैटर्न्स को अगर बिल्कुल फ्री में सीखना है, जो कि लोग 5 से 10 हजार रुपए में सिखाते हैं, तो यूट्यूब में सर्च कर लो नीरज जोशी कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप उसको बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब आपने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लिए हैं, तो अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। पहले ये भी मैं आपको डायरेक्टली चार्ट में दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको यहां पर पीडीएफ में भी ये समझाऊंगा। तो यहां पर मैं आपको एग्जांपल के लिए एक पैटर्न दिखाता हूं। अभी मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को यहां पर चार्ट में कोई भी पैटर्न समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं दिखाऊंगा वैसे ही आपको वो पैटर्न दिखने लगेगा, और उसके बाद मैं उसका मतलब भी आपको समझाऊंगा। तो एक पैटर्न होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट के बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है। अब इसमें ये जो है ये क्या है, यह है एक शोल्डर, यह है दूसरा शोल्डर, और ये है हमारा हेड। अब जो हेड होना चाहिए वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे जो शोल्डर्स हैं उनसे बड़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे 2 शोल्डर हैं और हेड हमारे शोल्डर से बड़ा है। तो जब इस तरीके का पैटर्न आपको चार्ट में देखने को मिल जाता है तो इसका मतलब होता है कि यहां से मार्केट के बढ़ने के चांसेस हैं। बट कहां से मार्केट बढ़ेगा वो देखने के लिए आपको इसके टॉप से लगते हुए एक लाइन खींचनी होती है कुछ इस तरीके से, और जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाता है, जैसे कि इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, तो यहां पर हमारा ब्रेक आउट हो चुका है
और इसके बाद मार्केट के बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट इंपॉर्टेंट है कि नीचे वॉल्यूम भी बढ़ रहा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहां पर वॉल्यूम कम था, बट इस जगह पर जाने के बाद वॉल्यूम बढ़ गया है। और इसके साथ ही हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस था, वो भी ब्रेक हो गया है। और उसके ब्रेक होते ही आप देख सकते हैं कि मार्केट बढ़ा है। तो यहां पर आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप यहां पर रख सकते हैं, यानी जो आपका हेड है उससे आप थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो एक पैटर्न ये होता है। अब बाकी पैटर्न्स मैं आपको हमारी पीडीएफ में समझाता हूं। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो अपोजिट पैटर्न होता है वो होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक बेयरिश पैटर्न होता है। इसमें मार्केट पहले अप ट्रेंड में होता है कुछ इस तरीके से, उसके बाद इस लेवल पे जाने के बाद प्राइस गिरती है और यहां तक नीचे आती है। यहां तक नीचे आने के बाद प्राइस वापस बढ़ती है और जहां पर उसने अपना रेजिस्टेंस लिया था इस जगह पर, इससे ऊपर चली जाती है और इस तरीके से अपना हेड बनाती है। हेड बनाने के बाद प्राइस वापस नीचे आती है और जहां पर उसने पहले सपोर्ट लिया था उसी लेवल पे वो अपना दूसरा सपोर्ट लेती है और यहां से प्राइस वापस बढ़ती है और जहां पर उसने पहले अपना इससे पहले रेजिस्टेंस लिया था यानी शोल्डर बनाया था उसी जगह पे प्राइस अपना दूसरा रेजिस्टेंस लेती है। आसपास हो सकता है, यहां पर हम बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दिखा रहे हैं। ऐसे परफेक्ट एग्जांपल आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे क्योंकि शोल्डर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट हेड से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जाने के बाद अगर प्राइस वापस नीचे गिरने लगती है तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। अभी मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं हुई है लेकिन आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वहां पर टूल्स होते हैं इस तरीके की लाइन ड्रॉ करने की, और जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करते हैं और वो नीचे को ब्रेक डाउन दे देती है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस शोल्डर के ऊपर, यानी यहां पर भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहां पर भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यूज करके शॉर्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं बट दो पैटर्न्स और बताता हूं, दो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब जो हम दो पैटर्न्स की बात कर रहे हैं वो है डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। इसके अलावा अगर आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिटेल में सीखना है तो इसके ऊपर भी हम बिल्कुल फ्री में वीडियोस बना चुके हैं जिनको देखकर आप सारे चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीख सकते हैं। तो इसके लिए यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा नीरज जोशी चार्ट पैटर्न, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है डबल बॉटम पैटर्न। ये पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और इसको डब्लू पैटर्न भी कहा जाता है क्योंकि ये इस तरीके से बनता है, डब्लू जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पैटर्न में पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और मार्केट गिर रहा होता है कुछ इस तरीके से। गिरते गिरते मार्केट यहां पर सपोर्ट लेता है और कह सकते हैं कि एक बॉटम बनाता है, और बॉटम बनाने के बाद यहां से प्राइस वापस बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते प्राइस एक जगह पे जाकर रेजिस्टेंस बनाती है, यानी इस पॉइंट पर जाने के बाद प्राइस वापस नीचे आने लगती है और जहां पर उसने पहले सपोर्ट लिया था दोबारा से प्राइस उसी लेवल पर सपोर्ट लेती है। फिर से क्लियर कर दूं कि एग्जैक्टली सेम जगह पर नहीं लेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सपोर्ट प्राइस ले सकती है, जैसा मैंने आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के एग्जांपल में भी दिखाया। तो यहां पर अगर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस बढ़ती है और जहां पर उसने रेजिस्टेंस बनाया था इसको हम नेक लाइन कहते हैं। अगर इस नेक लाइन से प्राइस ऊपर निकल जाती है यानी यहां पर, तो यहां पर चांसेस होते हैं कि प्राइस बढ़ सकती है। तो आप इस जगह पर बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो आपका सपोर्ट है इससे थोड़ा नीचे, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट के लिए आप बाकी जो स्ट्रैटेजी है उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है बियरिश पैटर्न जिसको हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। इसमें मार्केट पहले अप ट्रेंड में होता है। देखिए आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, उसके बाद यहां पर जाकर मार्केट रेजिस्टेंस बनाता है और रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस गिरने लगती है। गिरते गिरते प्राइस एक जगह पर आती है और यहां पर सपोर्ट लेकर वापस बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते जहां पर उसने पहले रेजिस्टेंस बनाया था दोबारा से उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस बनाती है और रेजिस्टेंस बनाकर प्राइस वापस से नीचे आने लगती है और जहां पर उसने पहले सपोर्ट बनाया था इस जगह से अगर आप लाइन खींचेंगे तो उसको नेक लाइन कहा जाता है। और इस जगह पे आने के बाद अगर प्राइस नीचे आ जाती है जैसे यहां पर आ गई है तो यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि चांसेस होते हैं कि इसके बाद प्राइस गिर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपने वॉल्यूम को जरूर देखना है क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी है या फिर नहीं। तो इस तरीके से आप डबल टॉप चार्ट पैटर्न का यूज करके मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी सारे पैटर्न्स के बारे में डिटेल में सीखना है तो फिर YouTube में आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, उसमें हमने डिटेल में इन पैटर्न्स को समझाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी समझ आ गए हैं, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में बात
करते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर जिसके बारे में हम समझने जा रहे हैं उसका नाम है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आप जिस भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वहां पर इंडिकेटर्स का एक सेक्शन होता है, उस पर जाकर आपको RSI लिखकर सर्च करना होता है। तो यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो चार्ट है उसके नीचे आपको इस तरीके से एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो यही है हमारा RSI इंडिकेटर। अब ये जो RSI इंडिकेटर है ये हमें बताता है कि मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश है। क्लियर कर दूं कि इसका यूज आपने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए करना होता है, इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लिया जाता है और सिर्फ इसके बेसिस पर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये जो इंडिकेटर है ये 0 से 100 के बीच में मूव करता है। इसमें जो इसकी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो होते हैं 30 और 70 का लेवल। ये जो ऊपर वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ये 70 है और जो नीचे वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ये हमारा 30 का लेवल है। तो अगर कभी लाइन 70 के लेवल के ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आने लगती है तो माना जाता है कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है और उसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। क्लियर कर दूं कि जब प्राइस 70 के लेवल के ऊपर जाती है बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वहां पर स्टॉक ओवरबॉट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोगों की गलतफहमी है। जब प्राइस 70 के लेवल के ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आती है तब आप ये मान के चलें कि स्टॉक ओवरबॉट हुआ है और उसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहां से आपको एक चीज ये पता चलती है। और इसी तरीके से जब प्राइस 30 के लेवल के नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आने लगती है तब माना जाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है और इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस 30 के लेवल के नीचे चली गई थी। अब कुछ लोग क्या समझते हैं कि जैसे ही नीचे गई वहीं पर जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड हो गया है। तो अगर आप ये मान के चलते तो आप यहीं पर यानी इस जगह पर ही बाय कर लेते, जबकि उसके बाद प्राइस नीचे तक गिरी थी तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में तो नुकसान हो जाता, भले उसके बाद बढ़ी है। जबकि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्राइस है वो 30 के लेवल के नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आने लगी है, मतलब 30 से ऊपर आ गई है, तब आप मान के चल सकते हैं कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है और यहां से प्राइस बढ़ सकती है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ी है। अब ये तो मैंने आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिखा दिया है, तो सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन इसको आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा RSI से आप यह भी पता कर सकते हैं कि स्टॉक बुलिश है या फिर बेरिश है। तो इसके लिए जो हमारा 50 का लेवल होता है, यानी बीच में जो आपको हल्की सी लाइन दिखाई दे रही है ये हमारी 50 की लाइन है, तो ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और माना यह जाता है कि अगर प्राइस 50 के लेवल के ऊपर है तो स्टॉक बुलिश है और 50 के लेवल के नीचे है तो स्टॉक बेरिश है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंडिकेटर आपको पता होना चाहिए वो है मूविंग एवरेज। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो इसी का यूज करके आप ट्रेड भी ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको दो मूविंग एवरेज को यूज करना होता है। तो मूविंग एवरेज के लिए आप MA लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज सिंपल, इवन मूविंग एवरेज वेटेड भी आप यूज कर सकते हैं। मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का यूज कर रहा हूं और इसको मैं 2 बार अपने चार्ट में अप्लाई कर देता हूं। तो जब आप मूविंग एवरेज को अपने चार्ट में अप्लाई करते हैं तो आपको इस तरीके की एक लाइन देखने को मिलती है। तो अब ये जो मूविंग एवरेज है ये आपको अभी 9 पीरियड का दिखाई दे रहा है। हमने इसको अपने हिसाब से चेंज करना होता है, जिसमें एक शॉर्ट पीरियड का मूविंग एवरेज होता है और एक लार्ज पीरियड का मूविंग एवरेज होता है। अब जो पॉपुलर मूविंग एवरेज पीरियड है वो है 20 एंड 50 पीरियड। इसके अलावा 50 एंड 100 भी यूज करते हैं, 50 एंड 200 भी करते हैं, 100 एंड 200 पीरियड के भी मूविंग एवरेज को यूज किया जाता है। यानी एक को आप 50 रख लो, दूसरे को 200 रख लो, एक को आप 20 रख लो, दूसरे को आप 50 रख लो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं 20 और 50 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं। तो इसके लिए मुझे एक की सेटिंग में जाना है, यहां पर मैं चला गया हूं और इसको मैं चेंज करके कर देता हूं 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, और इसका जो कलर है उसको चेंज करके मैं करूंगा ग्रीन कलर का। तो यहां पर मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है और इसके साथ ही इसकी जो थिकनेस है उसको भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं। तो यहां पर अब आपको जो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये हमारा 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है। अब इसके बाद मुझे एक 50 पीरियड का मूविंग एवरेज चाहिए, तो जो सेकंड मूविंग एवरेज है उसकी मैं सेटिंग्स में जाता हूं। यहां पर जाने के बाद ये जो 9 लिखा हुआ है इसको मैं चेंज करके कर देता हूं 50 पीरियड, और इसके बाद स्टाइल में जाकर इसका जो कलर है इसको मैं रेड कलर का कर रहा हूं। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हैं, और इसकी जो थिकनेस है उसको भी मैं बढ़ा देता हूं। तो अब यहां पर जब भी इनमें क्रॉसओवर्स होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि ये डायनेमिक सपोर्ट के एंड रेजिस्टेंस की तरह तो काम करते ही हैं। यहां पर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं और जब ये नीचे आ जाते हैं तो वहां पर ये सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। बट इसके अलावा जब हमारी जो ग्रीन कलर की लाइन है, यानी जो हमारा शॉर्ट पीरियड का, यानी जो इस केस में 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, वो 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटता है।
यानी जो हमारी रेड कलर की लाइन है उसको ऊपर की तरफ काटता है, तो माना जाता है कि यहां से स्टॉक की प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये क्रॉसओवर हुआ है और इससे पहले आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बड़ा था, तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और इसी तरीके से जब हमारी ग्रीन कलर की लाइन रेड कलर की लाइन को नीचे की तरफ काटती है तब प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारी जो ग्रीन लाइन है उसने रेड लाइन को नीचे की तरफ काटा है। ग्रीन लाइन हमारा 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है और रेड लाइन हमारा बड़ा मूविंग एवरेज है 50 पीरियड का। तो जब ऐसा होता है तो उसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस गिरी भी है। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है ये आपको थोड़ा लेट सिग्नल देते हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहीं से गिरना शुरू कर दिया, जबकि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ने आपको यहां पर सिग्नल दिया। आप देख सकते हैं यहां पर भी प्राइस ने बढ़ना तो यहीं से शुरू कर दिया था, लेकिन मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ने आपको यहां पर सिग्नल दिया। तो ये जो इंडिकेटर है ये एक लैगिंग इंडिकेटर होता है और थोड़ा लेट ये सिग्नल देता है। तो अब आपको यह भी समझ आ गया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक का एनालिसिस कैसे करना है, कहां पर आपको बाय करना है, कहां पर आपको सेल करना है। तो अब देखो स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, तो आपको क्या पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में कौन सा पैटर्न बन रहा है और फिर आप कैसे अपने लिए एक स्टॉक सेलेक्ट करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके थ्रू आप यह पता कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में कौन सा पैटर्न बन रहा है और इस तरीके से आप अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर कर दूं कि स्टॉक सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बना रखी है, जैसे हमने एक शीट के थ्रू स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं ताकि आप अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर पाएं। तो इसके लिए आपको जाना होगा investing.com पर। क्लियर कर दूं कि मैं खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो आपने investing.com पे जाना है और यहां पर जाने के बाद आपको सबसे पहले लॉग इन करना होगा, क्योंकि अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो फिर आपको यूएस वाले स्टॉक्स भी दिखाए जाएंगे, तो आप लॉगिन जरूर कर लीजिएगा। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है इसलिए हमें ये पेज देखने को मिल रहा है। अब जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यहां पर आपको एक टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक स्टॉक स्क्रीनर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको एक ये पेज देखने को मिलेगा। यहां पर आपको जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे ना तो आपको स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो आपको यहां पर दिखाई देगा। और आपको पता है कि अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो उस स्टॉक में प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, अगर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो उसमें प्राइस गिरने के चांसेस हैं। तो इस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो इन्हें एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा और सिर्फ इसके बेसिस पर आपने ट्रेड नहीं करना है। इसके साथ आपने वॉल्यूम का यूज करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करना है और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपको ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना है। अब जब आप इसको देखेंगे तो यहां पर आपको सारे स्टॉक्स में कौन से पैटर्न बन रहे हैं ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर आपको बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स दिखाई देंगे जिनमें 1 महीने के टाइम फ्रेम में वो पैटर्न बन रहा है। तो ऐसे में ये जो स्टॉक है इस पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो या तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करेंगे या ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। तो अगर आपको चाहिए कि सिर्फ यही टाइम फ्रेम्स आपको दिखाई दें तो इसके लिए यहां पर कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कस्टमाइज पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद यहां पर आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहां पर हमारे मतलब का सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो बाकी सारे टाइम फ्रेम को हटाकर आप सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा यहां पर रिलायबिलिटी का एक ऑप्शन है, तो वो आप 3 स्टार रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और आपको बेटर रिलायबल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। और ये सब करने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो अब आपको वो स्टॉक्स दिखाई जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल हैं, जिनमें अच्छे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और वो पैटर्न्स कैसा है ये भी आपको पता चलेगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि अब ये सारे जो पैटर्न्स हैं ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बन रहे हैं और अब आपके लिए स्टॉक्स भी बहुत कम हो चुके हैं। तो अब आप आसानी से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। इन सभी को इस वेबसाइट ने 3 स्टार दिए हैं, यानी ये रिलायबल पैटर्न्स हैं। और उसके बाद वो पैटर्न है कौन सा ये देखते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न बन रहा है, जो कि यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि एक बुलिश पैटर्न है। आपको दिखाई दे रहा है यहां पर 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है जो कि एक बुलिश पैटर्न है।
इसके अलावा एबंडेंट बेबी बुलिश पैटर्न बन रहा है, वो भी एक बुलिश पैटर्न है। इसके अलावा बेयरिश पैटर्न्स देखने हैं, अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो 3 ब्लैक क्रोज बन रहे हैं इन सभी स्टॉक्स में। स्टॉक के नाम भी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर दिखाया जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न बन रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। तो इस तरीके से आपको पता है कि इस स्टॉक में एक बुलिश पैटर्न बन रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस स्टॉक के ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हैं, और एनालिसिस करना भी आपने सीख लिया है, और इसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब और कहां पर आपने इस स्टॉक को बाय करके प्रॉफिट अर्न करना है। तो अब आपको स्टॉक सिलेक्शन भी क्लियर हो गया है, स्टॉक का एनालिसिस करना भी आ गया है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाएंगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको नहीं पता होंगे, जो कि अभी तक मैंने नहीं बताए हैं, तो तब आपको नुकसान होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। वैसे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके की और वीडियोस बनाएं, फ्री में आपको कोर्स प्रोवाइड करें, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसमें जो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है वो है स्टॉप लॉस। मान लो आपने एक ट्रेड लिया जिससे आपने 10,000 रुपए कमा लिए हैं। उसके बाद आपने दूसरा ट्रेड लिया, उसमें आपने 5,000 रुपए कमा लिए। ऐसे आपने 2 ट्रेड से 15,000 रुपए कमा लिए हैं, और जैसा आपने सोचा था मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन हर बार जैसा आप सोचेंगे वैसा नहीं होगा। तो मान लीजिए आपने एक थर्ड ट्रेड लिया, जिस ट्रेड को आपने 100 रुपीज की प्राइस में बाय किया। उसके बाद क्या होता है कि आपके बाय करने के बाद जो प्राइस है वो अचानक से गिरने लगती है, और गिरते गिरते 70 रुपीज आ जाती है, जिससे आपको 20,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में तो आपने इन 2 ट्रेड में जो कमाया था वो एक ही बारी में चला जाएगा, और ऐसा तो एक ना एक बार होगा। तो फिर तो आप कभी भी ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस की नॉलेज होना। स्टॉप लॉस एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं। अब इस जगह पर अगर मान लीजिए आपने वो ट्रेड लिया था 100 रुपीज में, और वहां पर आपने अगर 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा रखा होता, तो ऐसे में क्या होता कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ती है तो वो कितना भी जा सकती है और आप कितना भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस गिरती है और वो गिरकर 90 रुपीज पर आती है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं स्टॉप लॉस। तो मान लेते हैं कि वो 90 रुपीज पे आती है, तो जैसे ही प्राइस 90 रुपीज पे आएगी, आपका जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, और उसके बाद प्राइस गिरकर चाहे 60 आए, 50 आए या 0 हो जाए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा जब आप ट्रेड लेते हैं, आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वहां पर स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकली स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो फिर से मैं एक ट्रेड ले रहा हूं, ये भी सिर्फ एक एग्जांपल है। तो मान लीजिए मुझे लगता है कि इस स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है, तो इसको हमें बाय करना होता है। तो यहां पर हम इंट्राडे वाले ऑप्शन में जाते हैं, और जितने स्टॉक आप बाय करना चाहते हैं वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 30 स्टॉक्स बाय करना चाहता हूं, तो मैंने 30 स्टॉक सिलेक्ट कर लिए हैं, और उसके बाद हमें प्लेस बाय ऑर्डर का ऑप्शन आता है, तो हमने उस पर क्लिक करना है। और जैसे हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं, हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो 30 शेयर्स हैं इन्हें मैंने इंट्राडे में बाय कर लिया है, और अब जैसे इसकी प्राइस घटेगी हमें लॉस होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको मैंने 970 रुपीज एंड 90 पैसे की प्राइस में बाय किया है। अब मुझे डर है कि कहीं प्राइस गिरकर अगर ज्यादा नीचे आ गई फिर तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अब इस जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर स्टॉप लॉस लगा सकता हूं। तो उस स्टॉप लॉस को लगाने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो अब यहां पर आपके पास ऑप्शन आता है अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का। तो जैसे इसकी प्राइस चल रही है 973 रुपीज, मुझे लगता है कि अगर प्राइस 968 रुपीज पे आएगी तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए, मैं इससे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमें यहां पर ट्रिगर प्राइस में 968 रुपीज डाल देना है। जैसे आप 968 रुपीज ट्रिगर प्राइस में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लिमिट प्राइस यहां पर सेट हो चुकी है, और उसके बाद आपने प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे ऑर्डर्स में एक पेंडिंग ऑर्डर दिखाया जा रहा है, जिसकी जो प्राइस है वो है 968 रुपीज। यानी अब अगर इसकी प्राइस 968 रुपीज पे आती है तो ये जो शेयर है ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे, और मुझे उससे ज्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर हमें 97 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है, प्राइस चल रही है 974 रुपीज एंड 95 पैसा। हमने 970 रुपीज एंड 90 पैसा पे इसको बाय किया था, और अगर प्राइस नीचे आएगी तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो चलिए अब मैं इस ट्रेड को भी एग्जिट कर देता हूं, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रखा है और आप डायरेक्टली इस ट्रेड को एग्जिट करना चाहेंगे तो ये एग्जिट नहीं होगा,
क्योंकि यहां पर आपका एक ऑर्डर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो पहले आपको इस ऑर्डर को कैंसिल करना होगा। तो हमने पहले अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल किया और उसके बाद जाकर हम इस ऑर्डर को अपने एग्जिट कर पाएंगे। तो अब यहां पर एग्जिट पे मैंने क्लिक किया और एग्जिट कर दिया, तो हमें यहां पर आप देख सकते हैं कि 99 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अब इसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। तो चलिए अब उसको भी समझते हैं। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कंसेप्ट है, इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें एक ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और इसको डिसाइड करने के लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी लगाने के बाद, चाहे आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज कर रहे हैं, प्राइस एक्शन लगा के देख रहे हैं, या फिर आप किसी इंडिकेटर के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि आपको इस स्टॉक को यहां पर यानी 100 रुपीज में बाय करना चाहिए, और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको लगता है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 90 रुपीज का। लेकिन मान लो अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से लग सकता है कि यहां पर जो प्राइस है वो सिर्फ 105 रुपए जा सकती है, तो क्या आप यहां पर जो 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं वो भी सिर्फ 5 रुपए कमाने के लिए वो सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। आप 5 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए का रिस्क क्यों लेंगे? अगर आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आपको कम से कम 10 रुपए तो कमाने ही चाहिए। तो इसी को हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। अगर आपका 10 रुपए का रिस्क है और आप 10 रुपए ही कमा रहे हैं, तो यहां पर जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा वो होगा 1:1। इससे अगर आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा, दूसरे ट्रेड में नुकसान होगा, तो यहां पर आप ब्रेक इवन में आ जाएंगे। जबकि अगर आप 5 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए का रिस्क लेंगे, तो अगर मान लीजिए आपको नुकसान हो गया, तो वापस से सिर्फ ब्रेक इवन में आने में ही आपको 2 ट्रेड्स लेने पड़ जाएंगे, और उनमें भी नुकसान हो गया, फिर तो समझ लो आप नुकसान में ही रहोगे। तो मिनिमम हमें 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो लेकर चलना ही चाहिए। तो ये तो मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अगर हम ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो वो होना चाहिए कम से कम 1:2, और अगर बेटर की बात करें तो 1:3 होना चाहिए। यानी अगर आपको किसी ट्रेड में आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से लगता है कि 1 रुपए का नुकसान हो सकता है, तो वहां पर आपको 3 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहिए। क्योंकि ऐसे में अगर आपने एक बार प्रॉफिट कमा लिया, तो फिर अगर आपको 2 बार भी नुकसान हुआ होगा तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएंगे। इसलिए जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जरूर देखना होता है, और ये आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखते हैं। तो ये था हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स। हम ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि हम स्टॉक एनालिसिस का भी एक कंप्लीट कोर्स बनाएं, तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ऑप्शन ट्रेडिंग का फुल कोर्स आपको यहां पर नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।